अगर मैं कहूँ कि हर समय पढ़ाई करने वाला बड़ा भाई आखिर में उसी छोटे भाई से हार गया जो दिन भर खेलता था, तो आपको कैसा लगेगा? पर यह कहानी सिर्फ हार जीत की नहीं, जिंदगी समझने की कहानी है। बड़े भाई साहब, ये कहानी हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी उनकी एक प्रसिद्ध रचना है। ये लेखक की आप बीती कहानी है जो इस कहानी में छोटे भाई का किरदार निभा रहे हैं। तो कहानी का सारांश इस प्रकार है। एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे ही, परंतु उनसे छोटा भी एक भाई है। छोटे भाई की उम्र 9 साल की और बड़े भाई 14 साल के थे, परंतु उनसे बड़ी बड़ी आशाएं की जाती थी। बड़े होने के कारण वे खुद भी यही चाहते थे कि वे जो भी करें छोटे भाई के लिए प्रेरणादायक हो। भाई साहब उनसे 5 साल बड़े थे, परंतु 3 ही कक्षा आगे पढ़ते थे। अपनी शिक्षा की नींव मजबूती से डालना चाहते थे ताकि वे आगे चलकर अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। वे हर कक्षा में 1 साल की जगह 2 साल लगाते थे और कभी कभी तो 3 साल भी लगा देते थे। वे हर वक्त किताब खोलकर बैठे रहते थे। छोटे भाई का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। अगर 1 घंटे भी किताब लेकर बैठना पड़ता तो वे उसके लिए किसी पहाड़ को चढ़ने जैसा होता था। जैसे ही उसे जरा सा मौका मिलता वह खेलने के लिए मैदान में पहुंच जाता था। लेकिन जैसे ही खेल खत्म करके वो कमरे में आते तो भाई साहब का गुस्सा देखकर उन्हें बहुत डर लगता था। बड़े भाई साहब छोटे भाई को डांटते हुए कहते कि वह इतना सुस्त है कि बड़े भाई को देखकर कुछ नहीं सीखता। अगर वो अपनी उम्र इसी तरह गंवाना चाहता है तो उसे घर चले जाना चाहिए और वहां मजे से गुल्ली डंडा खेलना चाहिए। कम से कम दादा की मेहनत की कमाई तो खराब नहीं होगी। भाई साहब उपदेश बहुत अच्छा देते थे। ऐसी ऐसी बातें करते थे जो सीधे दिल में लगती थी। लेकिन भाई साहब की डांट फटकार का असर छोटे भाई पर 1-2 घंटे तक ही रहता था और वह इरादा कर लेता था कि आगे से खूब मन लगाकर पढ़ाई करेगा। यही सोचकर जल्दी जल्दी एक टाइम टेबल बना लेता, परंतु कभी भी उसका पालन ना करता। वार्षिक परीक्षा हुई, भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई पास हो गया। और ये ही नहीं, वो अपनी कक्षा में प्रथम आया। अब छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में केवल 2 जमात का ही अंतर रह गया था। इस बात से उसे अपने ऊपर घमंड हो गया था और उसके अंदर आत्मसम्मान भी बढ़ गया था। बड़े भाई साहब छोटे भाई को कहते कि ये मत सोचो कि वे फेल हो गए हैं। जब वह उनकी कक्षा में आएगा तब उसे पता चलेगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री करते हुए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और हिंदुस्तान का इतिहास याद करना पड़ेगा तब उसे पता चलेगा। बादशाहों के नाम याद रखने में भी कितनी परेशानी होती है। परीक्षा में कहा जाता है कि समय की पाबंदी पर निबंध लिखो, तो 4 पन्नों से कम निबंध नहीं होता। अब आप अपनी कॉपी सामने रखकर अपनी कलम हाथ में लेकर सोच सोच कर पागल होते रहो। छोटा भाई सोच रहा था कि अगर पास होने पर इतनी बेइज्जती हो रही है तो अगर वह फेल हो गया तो क्या होगा? तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। शायद भाई साहब से और डांट पड़ेगी, शायद उसके प्राण ही उसके भैया ले लेंगे। लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बाद भी पुस्तकों के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं हुई। खेल कूद का जो भी अवसर मिलता वो हाथ से नहीं जाने देते। पढ़ता भी था लेकिन बहुत कम। फिर से सालाना परीक्षा हुई और कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि छोटा भाई फिर से पास हो गया और बड़े भाई साहब इस बार भी फेल हो गए।
जब परीक्षा का परिणाम सुनाया गया तो भाई साहब रोने लगे और उनकी ये हालत देखकर छोटा भाई भी रोने लगा। अब भाई साहब का स्वभाव कुछ नरम हो गया था। कई बार भाई को डांटने का अवसर होने पर भी वे उसे नहीं डांटते थे। शायद उन्हें खुद ही लग रहा था कि अब उनके पास उनको डांटने का अधिकार नहीं, और अगर है भी तो बहुत कम। अब छोटे भाई की आज़ादी और भी बढ़ गई थी। वह भाई साहब की सहनशीलता का गलत उपयोग कर रहा था। उसके अंदर एक ऐसी धारणा ने जन्म ले लिया था कि वह चाहे पढ़े या ना पढ़े, वह तो पास हो ही जाएगा। उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद कर दिया। अब उसे पतंगबाजी का नया शौक हो गया। अब उसका सारा समय पतंगबाजी में ही गुजरता था। फिर भी वह भाई साहब की इज्जत तो करता था और उनकी नजरों से छिपकर पतंग उड़ाता था। एक दिन शाम के समय हॉस्टल से दूर वो एक पतंग को पकड़ने के लिए बिना किसी की परवाह किए दौड़ा जा रहा था। अचानक भाई साहब से उसका आमना सामना हुआ। वे शायद बाजार से घर लौट रहे थे। उन्होंने बाजार में ही उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े गुस्से से बोले, इन बेकार के लड़कों के साथ तुम्हें बेकार के पतंगबाजी करने में शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब तुम छोटी कक्षा में नहीं हो, बल्कि अब तुम 8वीं कक्षा में हो गए हो और मुझसे सिर्फ एक कक्षा पीछे पढ़ते हो। आखिर आदमी को थोड़ा तो अपनी पदवी के बारे में सोचना चाहिए। समझ किताबें पढ़ लेने से नहीं आती, बल्कि दुनिया देखने से आती है। ये घमंड तो तुमने अपने दिल में पाल रखा है ना कि बिना पढ़े भी पास हो सकते हो, तो तुम्हें डांटने और समझने का मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। इसे मन से निकाल दो। बड़े भाई साहब के रहते हुए तुम कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। अगर तुम नहीं माने तो भाई साहब थप्पड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं। छोटा भाई भाई साहब की इस समझाने की नई योजना के कारण उनके सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। आज उसे सचमुच अपने छोटे होने का एहसास हो रहा था, न केवल उम्र से बल्कि मन से भी। और भाई साहब के लिए उसके मन में इज्जत और बढ़ गई थी। उसने उनके प्रश्नों का उत्तर नम आंखों से दिया कि भाई साहब जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं और उनको ये सब कहने का अधिकार भी है। भाई साहब ने छोटे भाई को गले से लगा लिया और कहा कि वे उसे पतंग उड़ाने से मना नहीं करते। उनका भी मन करता है कि वे भी पतंग उड़ाएं, लेकिन अगर वे ही सही रास्ते से भटक जाएंगे तो उसकी रक्षा कैसे करेंगे? बड़ा भाई होने के नाते ये भी तो उनका कर्तव्य है। इत्तेफाक से उस समय एक कटी हुई पतंग छोटे भाई के ऊपर से गुजरी। उसकी डोर कटी हुई थी और लटक रही थी। लड़कों का एक झुंड उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। भाई साहब लंबे तो थे ही, उन्होंने उछलकर डोर पकड़ ली और बिना सोचे समझे हॉस्टल की ओर दौड़ने लगे और लेखक भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो कैसी लगी ये कहानी? क्या कभी आपने अपने बड़े भाई को भाई साहब बुलाया है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ढेर सारी शुभकामनाएं।